अगर निफ्टी में 1 डे का टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और वाइडर सीपीआर है। इस कंडीशन में रेंज बाउंड रहता है मार्केट। तो इसका रेंज सिलेक्टेड था कि सीपीआर से नीचे S1 प्रीवियस लो और S1 प्रीवियस लो से सीपीआर, यही इसका एक रेंज होने वाला। तो जैसे ही S1 प्रीवियस मंथ लो के ऊपर में बुलिश कैंडल बना, नेक्स्ट टारगेट सीपीआर होना। अब सीपीआर में 3 लाइन आ रही है अलग अलग, तो कौन से लाइन से तक हमारा टारगेट रहना चाहिए? तो अगर वाइडर सीपीआर में देखा जाए तो बीच वाला लाइन मेन लाइन होता है, पीवोट पॉइंट। तो ये पीवोट पॉइंट का लेवल आ रहा है 24,736 का। मार्केट यहाँ तक जा सकता है और अगर इसके ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तब फिर ऊपर की तरफ में फिर से फर्दर जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। 24,730 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल के लिए वी वैप 20 MA के नीचे चल रहा है, तो अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। जब तक वी वैप 20 MA के ऊपर नहीं चला जाता तब तक मंथली सीपीआर में अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा। बात कर लेते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम से हम धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। तो यहाँ पे जो ईयरली सीपीआर है वो R2 और R1 के बीच में चल रहा है प्राइस, और यहाँ पे 20 MA भी बीच में चल रहा है, मतलब 20 MA के आसपास है कैंडल। लेकिन जो कैंडल अभी फॉर्म हुआ है ये, इसमें नीचे में अच्छा खासा विक आया है। तो ये वीक बता रहा है कि अब बायर्स आ गए हैं नीचे से जो मार्केट को ऊपर खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी प्राइस बीच में अटका हुआ है। R2 से R1 का डिस्टेंस अभी भी उसके बीच में है। अगर R1 के पास में आ गया रहता तो इसके बुलिश होने के चांसेस बहुत हाई रहते, और R2 के नीचे रहता तो इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत तेजी से रहते। जैसे ही 20 MA के ऊपर में जाएगा तो ये फिर से R2 लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। वाइडर सीपीआर है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा इसमें, क्योंकि कई बार सीपीआर से ऊपर में पूरा पूरा जाता नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में देखें तो अभी 20 MA से जैसे ही ऊपर में जाएगा तो फिर से एक ऊपर की तरफ में छोटा सा पोजीशन हमको वापस मिल सकता है। 1 डे का टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिया है। दीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे वाइडर सीपीआर है, सीपीआर के अंदर अभी घुसने वाला है और नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,730 का रहने वाला है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नैरो सीपीआर में प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो नीचे गया था जरूर, लेकिन एक डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस बाउंस बैक कर गया और सीपीआर के ऊपर में सस्टेन कर गया है। तो जब सीपीआर के ऊपर में सस्टेन कर जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल सिनेरियो बनता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तब किया जाता है। तो अभी भी ये रेजिस्टेंस को पार नहीं किया है। R1 प्रीवियस वीक हाई अगर पार हो जाता है तब जाकर के इसका मोमेंटम R2 लेवल के लिए जा सकता है और R2 के ऊपर भी हो सकता है चला जाए। इसको मिरर इमेज के लिए देखेंगे अपन तो जैसे सीपीआर से नीचे हमको जितना पॉइंट्स मिला है नीचे की तरफ में, उतना ही पॉइंट हमको सीपीआर के ऊपर में जाते हुए दिखेगा। ये इसलिए ऊपर में तेजी के साथ में जा सकता है क्योंकि इसका लेवल बहुत पास पास है। अगर सीपीआर से R1 का डिस्टेंस देखें तो बहुत पास है, इसी वजह से इसका प्राइस रेजिलेंट हो सकता है, ऊपर की तरफ में बहुत तेज जा सकता है। R2 लेवल से भी ऊपर में जा सकता है, लेकिन हम पहला टारगेट तो R2 को रखेंगे, और R2 से ऊपर में जाता है तो स्कैल्पिंग में हम ऊपर की तरफ में देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होगा। फिलहाल के तौर पर नैरो सीपीआर और ट्रेंड रिवर्सल दोनों अगर एक साथ मिल जाता है तो प्राइस एक्शन बहुत तेजी से तगड़ा वर्क करता है। यहाँ पे नैरोएस्ट सीपीआर भी है, साथ में अगर R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में चला जाएगा तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे देगा, और ऐसे कंडीशन में बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है R3 लेवल भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि R3 लेवल पे प्रीवियस स्विंग आ रहा है। ये 22 अक्टूबर का 9 बजे का जो कैंडल है आप देखेंगे यहाँ पे स्विंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे रुका था प्राइस। इस वजह से R3 का लेवल भी हमको अचीव हो सकता है, मिले। नैरोएस्ट सीपीआर है, ट्रेंड रिवर्सल में भाग सकता है ऊपर की तरफ। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आज ट्रेंड रिवर्सल वाला सिनेरियो था। ट्रेंड रिवर्सल इसको कैसे कह सकते हैं? अगर हम 4 नवंबर का और 5 नवंबर का दोनों का एनालिसिस करें सीपीआर का, तो ये डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, लेकिन 5 नवंबर में वो सीपीआर के ऊपर होल डे सस्टेन कर गया है। तो जब 5 नवंबर में सीपीआर के ऊपर होल डे सस्टेन करने के बाद में नेक्स्ट डे अगर उसका प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल
भी कहलाता है। तो एक तो असेंडिंग सीपीआर बना जो कि ट्रेंड रिवर्सल सीपीआर है। दूसरा, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन हो गया। तो जो पहला कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था। तो जैसे ही वी वेब के नीचे आया था, नीचे की तरफ में मूवमेंट हुआ, लेकिन पिछला दिन का जो क्लोज प्राइस था या 20 का प्राइस था, यहाँ से ये वापस बाउंस बैक कर गया। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया जाता है। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग है ये प्रीवियस डे हाई के नीचे नहीं हुआ, और ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई कैंडल था। तो जब ड्रैगन फ्लाई कैंडल होता है और इसके बाद वाला कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनता है जो इसका हाई लेवल को ब्रेक कर दे, तो उस समय प्राइस बुलिश हो जाता है, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जो पहला कैंडल है उसका सिग्निफिकेंस खत्म कर दिया थर्ड कैंडल पे। तो इस तरीके से सेलर्स को ये पूरी की पूरी हटा के बायर्स आ गए और प्राइस एक वन वे मोमेंटम गया R2 लेवल पे। लेकिन फिर भी हमको तब तक अपसाइड का पोजीशन नहीं बनाना है जब तक कि वीवैप के ऊपर में 20 में ना निकल जाए। जब वीवैप के नीचे है 20 में तो हमको स्कैल्पिंग करना है, और अगर वीवैप के ऊपर 20 में चले जाता है तब आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को देख कर हमको कंफर्म करना है कि वो भी वीवैप के ऊपर रहे और ईएमए के ऊपर में रहे। तो पहला जो कैंडल था हमारा डेज ओपन का लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। पहला डेज ओपन का लाइन जो आ रहा है वो R1 प्रीवियस डे हाई के बीच में आ रहा है। मतलब ये खुल रहा है पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन पे। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ रेक्टेंगल फॉर्म में, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो जब ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता नीचे की तरफ में तब सीपीआर की तरफ में आता, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? ट्रेंड रिवर्सल के कारण नहीं आया। अगर ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो नहीं होता तो ये आ जाता। जो सेकंड कैंडल है ये कंफर्म किया था कि अपसाइड में जा सकता है, और थर्ड कैंडल जो है वो पहला कैंडल का सिग्निफिकेंस को खत्म कर दिया। तो ये ओवरऑल पूरे बायर्स लोग का मार्केट था, सेलर लोग का मार्केट नहीं था। 9:45 का जो कैंडल है वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया था। तो मैंने बोला कि जब भी कोई कैंडल आउटसाइड रेंज में चला जाए 10 बजे के पहले या 10:30 बजे के पहले पहले, तब उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो ऊपर की तरफ में जा सकता है या नीचे की तरफ में जा सकता है। अब आज हुआ था गैप अप। जब भी गैप अप होता है ऊपर धीरे धीरे करके जाएगा और नीचे आना रहेगा बहुत तेजी के साथ में आएगा। अगर सेकंड कैंडल प्रीवियस डे हाई को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता तो वो पूरा सीपीआर की तरफ में आ जाता है, रेजिलियंट आता। लेकिन यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ था, तो ऊपर आया है गया है लेकिन धीरे धीरे करके गया है। पहली बार में इसने ट्रैप किया लोगों को R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे वीवैप और ईएमए का डिस्टेंस, वीवैप और प्राइस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तो ये पलट के आना था। इसको पलट के आने के बाद में जब ये वापस R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गया और वीवैप के ऊपर 20 में निकला, तब जाकर के आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर वीवैप के ऊपर 20 का कैंडल यहाँ पे बना है। यहाँ 11:20 पे R1 के ऊपर में कैंडल सस्टेन कर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप कॉल बाय करके ट्रेड ले सकते हैं R2 लेवल के लिए। और 10:30 का जो कैंडल है, अगर ये वीवैप 20 और डेज ओपन के नीचे क्लोज दे देता तब जाकर के हम नीचे की तरफ में ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन इसने क्लोज नहीं दिया, यहाँ पे भी वीक आ गया। तो ये वीक दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स लोग हैं। और सेकंड कैंडल फिर ग्रीन बना। उसके बाद थर्ड कैंडल ये वीवैप और 20 और डेज ओपन तीनों को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। लेकिन जब ये जो कैंडल बना था 10:30 का, इसका अगर लो ब्रेक होता तब यहाँ पे ज्यादा रिजिलियंट रहता नीचे की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग है। तो ये लो लेवल ब्रेक होता तब हम नीचे की तरफ में अच्छा खासा ट्रेड लेते। यहाँ बायर्स होने के कारण प्राइस थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करके वापस ऊपर की तरफ में चला गया था, क्योंकि पहले कैंडल के जो सेलर हैं उनको तो खा गया है थर्ड कैंडल। इसी वजह से ऊपर की तरफ में जो गया है वो धीरे धीरे करके निकाल दिया ऊपर की तरफ। तो R1 के ऊपर में अगर कुछ कैंडल सस्टेन कर जा रहा है, 4-5 कैंडल सस्टेन कर जा रहा है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ में जाने के लिए तैयार हो गया है। अब R1 के ऊपर में जो कैंडल बनना है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना है। भले उसका ऊपर वीक ना रहे या साइज छोटा हो, लेकिन उसमें वीक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 11:10 का कैंडल ठीक ठाक बना, 11:20 का जो कैंडल है वो भी ठीक ठाक बना था, और यहाँ पे वीवैप के ऊपर 20 में निकल भी गया था, इसलिए इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की आ गई थी। धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ में चला गया, लेकिन R2 के ऊपर में ज्यादा सस्टेन किया नहीं है।
क्योंकि R2 के ऊपर में देखिए जो 2:15 का कैंडल है, ये R2 के ऊपर में जा रहा है, तो मैं तो 2:30 के बाद में ट्रेड अवॉइड करता हूँ, और प्राइस का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके ऊपर में गया है, इसी वजह से यहाँ R2 के ऊपर में ज्यादा रिस्की ट्रेड था, एक तरह से देखा जाए तो। तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया नहीं R2 के ऊपर। अब इसको ऑप्शन के चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है। अगर ऑप्शन में लगाएंगे 24,200 का कॉल और 24,500 का पुट, तो कॉल ऑप्शन में डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था, और पुट में भी देखेंगे तो डिसेंडिंग सीपीआर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉल या पुट में से कोई भी अगर R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में चला गया प्राइस, तो उस तरफ मार्केट चला जाएगा। कॉल में यही सिनेरियो हुआ कि R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में गया, तो ये सीधा सीधा प्राइस को रिजिलियंट मूवमेंट दे दिया अपसाइड की तरफ में। तो पुट वैसे वैसे वर्षा पुट में भी डाउन मूवमेंट आ गया। अब इसको ट्रेड कैसे करना था? कॉल में R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में जो कैंडल सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ पे 9:29 का कैंडल है। अब 9:29 का कैंडल आप इंडेक्स के प्राइसिंग पे देख लीजिए, 9:29। देखिए 9:29 का जो कैंडल है वो R1 के पास में है, तो यहाँ पे एंट्री हमको करना नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा टारगेट है। इसके ऊपर जब जाएगा तब ट्रेड लेना है। तो इस कैंडल पे तो एंट्री बन नहीं रही थी, ये वापस पलट के आया। पलट के आने के बाद में फिर से R1 प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करेगा तब फिर एंट्री करेंगे, लेकिन जो कैंडल है उसमें वीक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल में वीक नहीं था, फिर थोड़ा पलट के आया। अब ये पूरा का पूरा वी वेब के ऊपर भी पूरा ईएमए की लाइन आ गया, और ये चैनल का फॉर्मेशन भी हो गया, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया। 9:44 का कैंडल एक्चुअल एंट्री था कॉल में, और उसका टारगेट क्या था? सीधा R2 का लेवल, यहाँ से लेकर के 191 पे एंट्री है और 226 पे एग्जिट। तो इस तरीके से एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे बनता था। फिर वापस पलट के आया और 34 ईएमएस से ऊपर जा गया। तो जैसे 10 बज के कैंडल पे हम फिर से एंट्री करके फिर से R2 लेवल का टारगेट ले सकते थे, क्योंकि पूरा पूरा प्राइस तो वीवैप और ईएमए के ऊपर में ही चल रहा था। यहाँ पे एंट्री करके फिर से एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे ले सकते हैं। अब 2 बार R2 लेवल को अचीव कर गया, अब फिर तीसरी बार में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये वापस पलट के नीचे आएगा तब और ऊपर जाएगा, तब फिर लिया जाएगा ट्रेड। तो नेक्स्ट जो कैंडल बना है, कहाँ बना है? 11:30 का कैंडल देख लेते हैं। 11:30, 11:30। देखिए 11:30, हाँ 11:30 का कैंडल, यहाँ पे प्राइस कुछ देर रुका रहा है, पूरा का पूरा रुका है। तो आप स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल में एंट्री है और वीवैप में आप बेस मान करके एंट्री करना चाहते हैं, तो 11:30 का कैंडल हमको छोटा सा एंट्री दे रहा था। भले इसमें छोटा सा वीक है, लेकिन वीवेब से पास है ना, तो एंट्री यहाँ पे बन सकती है अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे R1 लेवल के भी ऊपर है, वीवेब के भी ऊपर है, पूरा ईएमए के भी ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। और यहाँ पे एंट्री करके पहला टारगेट R2 लेवल को ले लेंगे, और जैसे ही R2 लेवल ब्रेक होता है फिर से ऊपर की तरफ में ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे R2 का लेवल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, तो धीरे धीरे करके ये आ जाएगा ऊपर, तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से ले लेना है। स्कैल्पिंग करके भी आप लेंगे तो भी बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। व्यू पता होना चाहिए कि R2 लेवल जाएगा, तो ये स्कैल्पिंग में हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ये प्राइस R2 के ऊपर में गया तो R3 तक पहुंच नहीं पाया, ये वहां बीच से रिटर्न हो गया, तो ये भी स्कैल्पिंग का ही हिस्सा था, और वापस पलट के आ रहा है। पलट के आने के बाद फिर से 12:34 पे फिर से एक कैंडल की एंट्री हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, R2 के ऊपर है और पूरा ईएमए के ऊपर में ही चल रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे रुकना है, क्योंकि आपको भी पता है जब गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है तो जाएगा तो ऊपर धीरे धीरे करके। तो आपने का अगर कॉल का पोजीशन बनाया हुआ और थोड़ा सा रिट्रेस भी हो रहा है, तो वहां पे ऐड करना है पोजीशन, क्वांटिटी ऐड करना है, ना कि एग्जिट करना है। पैनिक होकर के एग्जिट करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वीवैप और वीवैप के ऊपर 20 है इंडेक्स पे, तो वहां पे भी प्राइस वैसे ही मूवमेंट करेगा। ये कॉल साइड में अच्छा अपॉर्चुनिटी था ऊपर साइड में जाने के लिए, और जैसे ही R3 लेवल टच कर गया 2 बजे का कैंडल, वहां पे R2 लेवल के आसपास आ गया है, तो R2 लेवल के बाद में हमको ट्रेड खत्म कर देना है। बार बार ट्रेड करने पे प्रॉब्लम होगा। ये कुछ लोग का बोनस पॉइंट था, लेकिन पूरा पूरा यहाँ पे रुका नहीं है, ये वापस आ गया नीचे। वाइडर सीपीआर है, ज्यादा हमको ऊपर साइड का ट्रेड नहीं। अगर ये R2 लेवल हमको 12 या 12:30 बजे मिल जाता, तो यहाँ से एक नीचे की तरफ में मोमेंटम हमको वापस मिलता, जो सीपीआर की तरफ में ले जाता। बट यहाँ कंसिस्टेंसी इसकी अपसाइड में थी, और R2 लेवल पे पहुंचने के लिए ये 1:30 बजा दिया। तो इस तरीके से कॉल का मोमेंटम आया है। ये तो हो गया निफ्टी का आज का एनालिसिस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कल का
एक एनालिसिस देख लेते हैं। कल क्या हो सकता है, कल असेंडिंग सीपीआर बन रहा है और सीपीआर भले वाइडर टाइप का है, लेकिन इसमें मोमेंटम अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में चला गया ना, तो इसको इमीडिएट R2 लेवल हमको मिल जाएगा और R2 लेवल से भी ऊपर जा सकता है कल के दिन में। तो हमको R1 से लेकर के R2 का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से और आसानी से मिलेगा, मतलब स्ट्रांग रहेगा। और अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो ये वापस सीपीआर पे आने की कोशिश करे, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है। तो R1 प्री वीक हाई के ऊपर में जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, फिर R2 और R3 भी जा सकता है ऊपर की तरफ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी को हम ले लेते हैं। अगर कल R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में प्राइस चला गया तो हमको इमीडिएटली R2 का लेवल मिल जाएगा। असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर सपोर्ट करेगा, तो जैसे प्राइस ओपन होता है सीपीआर पे तो ये अगर वीवेब के ऊपर में कैंडल बना तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की रहेगी, तो R1 प्रीवियस हाई पे पहला प्रॉफिट ले लेंगे और जैसे ये निकलता है तो हम R2 की तरफ में हैवी लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सीपीआर से एक रेड कैंडल बनता है नीचे की तरफ में तो S1 प्रीवियस लो से सपोर्ट लेकर के ये वापस सीपीआर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, बशर्ते S1 प्रीवियस डे लो के पास में एक ग्रीन कैंडल बने और ये फिर से इनसाइड रेंज में घुसेगा, तब जाकर के वो सीपीआर पे अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है तब भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आज का वर्जिन सीपीआर है, तो हो सकता है अगर S1 प्रीवियस लो नीचे की तरफ में ब्रेक करे तो ये S2 पे जाने की कोशिश करेगा और S2 से जब ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्जिन सीपीआर का एक सपोर्ट लाइन आ रहा है। जब भी वर्जिन सीपीआर होता है तो उसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे जब प्राइस S2 के आसपास आता है, पिछला सीपीआर का सपोर्ट हमको यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में खिंचाएगा। तो इस तरीके से कल का प्राइस मोमेंटम होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपसाइड में अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, इसका रीजन हम ऑप्शन के चार्ट में देख लेते हैं। तो निफ्टी का 24,200 का कॉल हम लगा लेते हैं। निफ्टी 24,200 का कॉल, देखिए निफ्टी का 24,200 का कॉल का सीपीआर बहुत अच्छा बन रहा है। ट्रेंड रिवर्सल में आपको पता है कि अच्छा खासा मोमेंटम रहता है, तो भले इसका रेंज थोड़ा दूर है सीपीआर से, लेकिन इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट मिल जाएगा। तो सीपीआर से अगर बुलिश कैंडल बनता है तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो R2 का लेवल हमको इजीली मिल जाएगा। तो अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेंड रिवर्सल में मिलता है। अगर सीपीआर से नीचे उतरता है तो पहले वो S1 प्रीवियस लो जाएगा, जिसमें पुट में हमको कंफर्म कर लेना है, और उसके बाद में जैसे ही S1 प्रीवियस लो पे एक बुलिश कैंडल फिर से बनता है और वीवेब के ऊपर चला जाता है तो फिर हमको वापस सीपीआर की तरफ में एक ट्रेड मिलेगा। तो कॉल के लिए कल बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। और अगर पुट देखें तो निफ्टी 24,600 का पुट ये वाइडर सीपीआर में है, तो जैसे सीपीआर पे आएगा ये यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा और इसका ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, जब ये R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में चला जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस थोड़े कम है पुट में, और कॉल में जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। नैरो सीपीआर में का फॉर्मेशन है तो उसमें प्राइस का मोमेंटम बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, तो इस तरीके से आज का एनालिसिस था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।